है जी, एडवांस इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूजिंग आईबीएम एसपीएसएस एंड मोस। हमारे आज के टारगेट में शामिल है सिंपल रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, स्ट्रक्चरल क्वेश्चन मॉडलिंग, बूटस्ट्रैपिंग, मॉडल फिट इंडिसेस। इन चीजों को हम आज कवर करने वाले हैं। जो ब्रेक से पहले मेरी कोशिश होगी कि हम 11 बजे तक सिंपल रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन कंसेप्ट को पढ़ लें। मोस्टली हम लोगों को उसके बारे में पहले से अंदाजा है। फिर 11 बजे से 1 बजे के दरमियान हम एमओस की बेसिक को टच करेंगे, क्योंकि मॉडरेशन एनालिसिस भी है जो हम रिग्रेशन में भी करने वाले हैं। मॉडरेशन, बेसिक मॉडरेशन एनालिसिस जो है, बाकी तो नेक्स्ट वर्कशॉप का हिस्सा है। और इसके बाद हम मॉडरेशन जो है वो एमओस के अंदर भी डन करेंगे। तो हमारी जो प्रैक्टिस सेशन है वो 11 से 1 के दरमियान, टी ब्रेक के बाद हम लोग रखेंगे। और 1 बजे के बाद फिर हम हैवी एमओस के यूज की तरफ चले जाएंगे। तो हम इस टाइम के साथ स्टिक हैं। और 4 बजे तक, मतलब 4 o'clock मैं चलूंगा। 4 to 5, 6 जो भी टाइमिंग है वो आपकी, मेरी क्वेश्चन आंसरिंग और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अंदर शेयर किया जाएगा। अगर किसी ने जाना है तो 4 बजे तक यहाँ पे स्टिक रहेगा। उसके बाद आप लोग आप यूज कर सकते हैं। एडवांस रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस को अगर डिफाइन किया जाए, वे ऑफ प्रेडिक्टिंग द वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम अनदर, कि जब भी हम लोग एक वेरिएबल की वजह से दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज आया है तो हम रिग्रेशन यूज करते हैं। इट इज ए हाइपोथेटिकल मॉडल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। जो भी हम लोग जहन में सोचते हैं, ज्यूम करते हैं, उसका मॉडल है। द मॉडल इज यूज्ड इज ए लीनियर वन। इसके अलावा और भी मॉडल हैं। क्यूबिक मॉडल यूज होता है इसके अंदर, आपका बाइलिनियर मॉडल आपका यूज होता है। इसमें मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स है, लेकिन हमारी जो जनरली सोशल साइंटिस्ट की जो प्रेफरेंस होती है वो लीनियर मॉडल होना चाहिए। और लीनियर मॉडल का मतलब क्या होता है कि ऐसा मॉडल जो एटलीस्ट 10% वेरिएंस, 10% एसोसिएशन रखते हैं। यू नो कि कोरिलेशन की वैल्यू 0.1 से अगर ज्यादा है तो देन हम कहते हैं कि मॉडल लीनियर है। अगर 0.1 से वैल्यू कम जाती है तो फिर हम नेक्स्ट मॉडल्स की तरफ जाते हैं। और आपको ये भी बताएंगे कि हमारा मॉडल लीनियर है कि नहीं, कैसे टेस्ट करते हैं, वो भी इसमें शामिल करेंगे इसमें। Therefore, we describe the relationship using equation of a straight line. हम एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू चलते हैं कि आउटकम इज इक्वल टू मॉडल प्लस एरर। तो आउटकम हम चाहते हैं मॉडल हमारा जो इसमें शामिल है। तो एरर क्यों रखा जाता है? क्योंकि जनरली ये बिलीव किया जाता है कि जिस तरह की हम रिसर्च करना चाह रहे हैं, हम 100% वेरिएबल्स को इसमें नहीं डाल सकते जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम को डिफाइन करें। एटलीस्ट उसमें कुछ ना कुछ ऐसा शामिल है। तो ये एरर एक बेसिक वेरिएंस है। और एमओस के अंदर हम लोग हर वेरिएबल के साथ एक एरर टर्म को ऐड करेंगे, जिसका मकसद तो ये है कि अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस दैट मे कॉज बाय सम अदर वेरिएबल दैट वी आर नॉट स्टडीइंग इन द करंट स्टडी। तो ये एरर हर वेरिएबल में, हर मॉडल में होगा। स्ट्रेट लाइन को अगर डिस्क्राइब करें तो हम बीटास बोलते हैं, B1 एंड B0। बीटा B1 रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ द प्रेडिक्टर। ये कोफिशिएंट है एक वेरिएबल का कि कितने वैल्यू में वो कंट्रीब्यूट करता है आउटकम वेरिएबल में। ग्रेडियंट स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन, डायरेक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप, कि आपका ये बताता है कि अगर वो नेगेटिव बीटा 1 है तो वैल्यू नीचे की तरफ जा रही होगी, अगर वो पॉजिटिव बीटा 1 है तो वैल्यू ऊपर की तरफ जा रही होगी। अगर उसका कोई एसोसिएशन नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं है डिपेंडेंट आउटकम वेरिएबल के साथ, वो स्ट्रेट लाइन, वो स्लोप जो वो सीधी होगी। और उसके साथ में B0, ये कांस्टेंट वेरिएंस जो उस बीटा 1 की मौजूदगी हो या ना हो वो कॉन्स्टेंटली वेरी करेगा ही, तो उसका B0 बोलते हैं। वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट, जब वो दोनों आपस में क्रॉस करते हैं। वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 0, पॉइंट एट विच द रिग्रेशन लाइन क्रॉस y एक्सिस। अगर हम इसको डायग्राम की शक्ल में देखें, y इज इक्वल टू B0 प्लस B1x1, ये हम पहले लास्ट में कर चुके हुए हैं। और ये इसकी स्लोप्स है। अगर हमारी एसोसिएशन पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव साइड पे जाएंगे, एसोसिएशन नेगेटिव है तो B1 नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। ये क्या है? सेम इंटरसेप्ट, डिफरेंट ग्रेडियंट, डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो डिफरेंट इंटरसेप्ट एंड सेम ग्रेडियंट पे चल रहे हैं। और ये आप लोगों की बेस लाइन है जब भी हम मूव करते हैं। अगर आप लोगों को मालूम हो, एक वेरिएबल होता है, वेरिएबल एक कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट नहीं वेरिएबल बल्कि सेमी वेरिएबल है। तो ये इसका इतना ही पोर्शन कांस्टेंट है और बाकी जो वैल्यू है वो क्या होती है? वेरी करती है। जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूँ, टेलीफोन का बिल है 300 कांस्टेंट है, आप यूज करें या ना करें, वो कांस्टेंट है। ठीक है, ये इंटरसेप्ट हो गया। जितनी आप कॉल करते जाएंगे तो पॉजिटिवली वो इनहांस करता चला जाएगा, जिस तरह भी आप लोगों का यूजेज है।
तो अगर ये ओवरऑल है तो ये जो डोनवर्ड स्लोप है ये भी मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में पाई जा सकती है। जिनकी नेगेटिव एसोसिएशन होगी उनकी स्लोप जो है वो नेगेटिव साइड पे मूव करना शुरू कर देगी। और जनरली जो रिग्रेशन के मॉडल्स होते हैं उसके अंदर कांस्टेंट जो है एक होता है और बीटास जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। हम अभी एक एग्जांपल के साथ इसको रन करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पास एनालिसिस है रिग्रेशन एनालिसिस का, A record company boss was interested in predicting car sale from advertising। सिंपल, इंतहाई सिंपल एग्जांपल इसमें कोड किया कि वो चाहता है कि एडवर्टीजमेंट वजह से सेल पे कितना इम्पैक्ट आ रहा है। तो अभी जो फाइल आपके साथ शेयर करूंगा या अभी जो रन कर रहा हूँ record1.save के नाम से है। 2 अंदर मुख्तलिफ किस्म के एल्बम रिलीज हुए हैं। आउटकम सेल वेरिएबल और प्रोडिक्टर क्या है, अमाउंट ऑफ एडवर्टीजमेंट। ये भी हमारी एग्जाम्पल चल रही है इसके ऊपर, तो हम इसको देखते हैं। एडवर्टीजमेंट एंड सेल, तो हमने इसके ऊपर सिंपल रिग्रेशन रन करनी है। तो रिग्रेशन रन करने से पहले मैं ये कहूंगा यू हैव टू चेक द कॉम्बिनेशन कि वेदर इसके दरमियान जो एसोसिएशन है भी कि नहीं है। ये पहला एक पार्ट होता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स तो जरूरी है, उसके बगैर तो एनालिसिस नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम रिग्रेशन एनालिसिस को करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उसकी कोरिलेशन चेक करनी है। और कोरिलेशन चेक करते हुए ये देखते हैं कि इसका एसोसिएशन लीनियर है कि नहीं, हम उसको भी चेक करेंगे। तो एनालाइज रिग्रेशन सिंपल कोरिलेशन चेक करनी है तो कोरिलेट बाय वेरिएट, और इसमें हम दोनों वेरिएबल्स को सबमिट करेंगे। सिंपल ओके प्रेस करेंगे तो आपके सामने आउटपुट आएगी। तो दे इज सेइंग कि देयर इज सिग्निफिकेंट एसोसिएशन विद वैल्यू ऑफ 0.578, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन दोनों के दरमियान पाई जाती है। तो ये लीनियर मॉडल मुझे पहले से पता है। अगर इसकी वैल्यू 0.1 से नीचे चली जाए तो इसका मतलब ये मॉडल लीनियर नहीं है। फिर हम डिफरेंट किस्म के इसके ऊपर टूल लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन लीनियर के लिए जरूरी है वो स्लोप का आपके पास होना है। स्लोप भी बार दफा आपको रिपोर्ट करनी पड़ती है अपनी डाटा एनालिसिस रिजल्ट में। वो स्लोप हासिल करने के लिए आप क्या करेंगे, एनालाइज आप जाएंगे ग्राफ्स में। ग्राफ्स में एक तो चार्ट बिल्डर की ऑप्शन मौजूद है, या एक जो उसके पुराना मेथड था आप सीधा चले जाएं स्कैटर्ड प्लॉट में, स्कैटर्ड या डॉट प्लॉट में आप चले जाएंगे और उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपल मैट्रिक्स सिंपल। तो जब मैंने एक वेरिएबल की एसोसिएशन, एक हाइपोथेसिस के बारे में लीनियरिटी चेक करनी हो तो आप सिंपल स्कैटर यूज करें। अगर मल्टीपल आपके वेरिएबल हैं, 4 डिपेंडेंट हैं, 5 डिपेंडेंट है, 1 इंडिपेंडेंट है, फिर आप मैट्रिक्स स्कैटर यूज कर सकते हैं। मैं अभी नेक्स्ट जो एग्जांपल होगी उसमें आपको चेक करवाऊंगा। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, वो 3D और एडवांस किस्म की फॉर्म आती है उसको टेस्ट करने के लिए। मैं सिंपल के साथ कंटिन्यू करता हूँ। डिफाइन, अब यहाँ पे एक तरफ एक्स एक्सिस में ये फेंक दें, वाई एक्सिस में वो फेंक दें, ऊपर नीचे जैसे मर्जी रखें, नो इशू। दोनों की कोरिलेशन को हमने चेक करना है। ये जो कोरिलेशन थी ये न्यूमेरिकल फॉर्म में थी। ये जो आगे शो हो रही है ये डायग्राम की फॉर्म के अंदर है। ये स्कैटर डायग्राम की सूरत में शो कर रही है और ये बता रहा है दोनों में एसोसिएशन है कि नहीं है। लेकिन इसमें स्लोप अभी भी बन के नहीं आई। स्लोप हासिल करने के लिए आप इसी के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। जब भी डबल क्लिक करेंगे फॉर्म एक चार्ट जो है किसी और शक्ल में ओपन होगा आप लोगों के सामने, एक और अलग विंडो से ओपन होगा। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको ना स्लोप आ रही है। यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो कह रहा है ऐड फिट लाइन। जब फिट लाइन क्लिक करेंगे तो कैलकुलेट करेगा और लाइन दे देगा। देयर इज ए पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन बोथ वेरिएबल, और ये टेंथ राइज कर रहा है। हालांकि उसने रिग्रेशन कैलकुलेट कर दी है। ये उसके ऊपर चेक करेंगे, जब इसको जूम किया जाएगा उसने रिग्रेशन खुद ही निकाल दी कि एक वेरिएबल था। जब मल्टीपल वेरिएबल होंगे तो फिर ये लाइन के ऊपर रिग्रेशन जो है ना वो कैलकुलेट नहीं करेगा उस तरह। लेकिन बिसाइड दैट आर स्क्वायर की वैल्यू दे दी उसने 0.335। अगर ये आर स्क्वायर की वैल्यू 0.1 से ज्यादा है, आर स्क्वायर का मतलब होता है कि हाउ मच वेरिएंस इज बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय दिस मॉडल। ये मॉडल कितनी तब्दीली लेके आ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल में, एडवर्टाइजमेंट कितनी तब्दीली लेके आ रहा है सेल्स के अंदर। तो इसमें 0.33 आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो ये मॉडल लीनियर है। अगर ये वैल्यू 0.1 से नीचे चली जाती तो फिर हम लोगों ने इसी लाइन को दोबारा जो इस टूल में बात कर रहा हूं इसी को प्रेस करेंगे तो सेकंड लाइन पे वो आपकी कैलकुलेट करके देगा, जिसका नाम होगा, इसने अभी इसको वैल्यू शो नहीं किया, लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो 0.34 है। ठीक है, आप इसी को रन करते रहें, जितनी भी आप रन कर सकते हैं। क्यूबिक आ जाएगा, फिर रन करेंगे आपका वो एक सिंपल मीन वैल्यू वाइज को 0 करके देगा, और फिर आप रन करेंगे तो दोबारा वो आर स्क्वायर लीनियर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप लोग किसी भी रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को लीनियरिटी चेक करना चाहते हैं, आप सिंपल स्कैटर डायग्राम को रन करें। एक में इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट जिस तरह भी वाई एक्स एक्स में आए फिट लाइन ड्रा करें।
अगर फिट लाइन 0.1 वैल्यू से क्रॉस कर दी तो हमारा रिलेशनशिप लीनियर है, अगर 0.1 से कम है तो फिर आप फर्दर चेक करें। अगर चारों रिलेशनशिप को क्लिक करने से वैल्यू फिर भी 0.1 से नीचे रहती है तो फिर उसके ऊपर रिग्रेशन ना लगाएं, फिर उसके ऊपर हम मीन टेस्ट लगा लें। वो रिग्रेशन के एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक भी देखें 335 है। अब मेरे पास ऐसा डाटा नहीं पड़ा जिसमें मैं आपको क्यूबिक का दिखा सकूं, पुराना था लेकिन मेरे जेहन में भी फाइल नहीं कहाँ पड़ी है, क्योंकि उसमें हमारी वैल्यू आ जाती है 0.9। इसका मतलब इसमें लीनियर रिग्रेशन आनी होगी। जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया तो उसके ऊपर वैल्यू चली 0.11, मतलब मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर वैल्यू मिल गई। इसका मतलब मुझे अपने मॉडल पे लीनियर रिग्रेशन नहीं लगानी, मुझे कौन सी रिग्रेशन लगानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो कैसे लगाते हैं वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन टेस्ट करना एक अलग चीज है, लेकिन सोशल साइंटिस्ट का जनरली डाटा लीनियर होता है। अगर हमारा डाटा लीनियर नहीं होता इसका मतलब ये है कि हमारे डाटे में कोई टाइपो एरर है, हमने कोई वैल्यू ज़्यादा एंटर कर दी। मेरी क्लास वालों की उनके डाटे में ऐसा ही होगा, उनके डाटे में शायद क्यूबिक क्वेश्चन पे डाटा जा रहा था कि हाउ इज पॉसिबल, ऐसा इस मॉडल में तो सच उसने बोला ही नहीं आता ने। जब हम लोगों ने जाकर उसका डाटा चेक किया तो 6 को 6 किया हुआ था, जिसकी वजह से पूरे का पूरा डाटा जो था उनका वो स्लोप जो थी वो डाइवर्ट हो गई थी। तो ये डाटे पे भी डिपेंड करता है आप लोगों का। तो आई होप सो कि आपको स्कैटर डायग्राम रन करना और वहां से लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक कौन सी इक्वेशन लगानी पता चल गया। वैसे जनरली अमूमन तौर पर रिलेशनशिप लीनियर होते हैं, लेकिन आप इसके थ्रू चेक कर सकते हैं मैंने रिग्रेशन कौन सी लगानी है। बेसिकली एक तरह की कोरिलेशन ही है, लेकिन कोरिलेशन एसोसिएशन बताती है, लेकिन ये हमें आर स्क्वायर बता देता है। क्या बताता है? आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर की वैल्यू अगर आप चाहते हैं, अगर हम चेक करें, अगर मैं इसे क्लोज करूं, अभी देखिएगा ये आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? 0.335। तो यहाँ पे हमारी ये पियर्सन वैल्यू क्या है? 0.578। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं 0.578 मल्टीप्लाई बाय 0.578 तो 334 आप देखिएगा वही वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट हो गई है कि जो यहाँ पे वैल्यू आ रही थी वही वैल्यू यहाँ पे। तो बेसिकली कोरिलेशन का स्केल ले लेंगे तो आर की वैल्यू हो जाती है। इंस्टेड टू गो फॉर डायग्राम एंड टू शो इन योर थीसिस के डायग्राम शामिल करनी है तो प्लीज स्कैटर डायग्राम रन करें। अदरवाइज आप किसी भी रिलेशनशिप की लिनियरिटी को चेक करना चाहते हैं तो उसका स्केल ले लें, तो आपको वहां से अंदाजा हो जाएगा कि हमारा मॉडल लीनियर है कि नहीं, हम इस पर लीनियर रिग्रेशन लगाएं या ना लगाएं। क्लियर हो गया जी? और अगर आप लीनियर की तो हम अभी कर रहे हैं, अगर आप लीनियर नहीं कोई और रिग्रेशन लगाना चाहते हैं, एनालाइज, रिग्रेशन और कर्व एस्टिमेशन, तो यहां पे आपको ना वो लीनियर, लॉगरिथम, इनवर्स, पावर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, कंपाउंड, एस, लॉजिस्टिक, एक्सपोनेंशियल, ग्रोथ, ये मुख्तलिफ किस्म से कर्व मिलेंगे। इसमें भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिफरेंट किस्म की आप लोगों के मॉडल्स हैं जो कि मुख्तलिफ सेटिंग में हर एक की एजम्पशन डिफरेंट है। हमारी एजम्पशन लीनियर है तो हम इसको यूज नहीं करेंगे, हालांकि इसके थ्रू भी लीनियर रिलेशनशिप टेस्ट हो सकता है, लेकिन हमने जो बिल्ट इन टूल है SPSS का, जो सिंपल टूल है, हम जाएंगे रिग्रेशन और लीनियर। सिंपल, क्योंकि हमारा मॉडल लीनियर है। सोशल साइंटिस्ट का मूवमेंट तौर पर मॉडल लीनियर होते हैं। तो लीनियर पे क्लिक करते हैं तो डिपेंडेंट हमारा सेल्स और एडवर्टीजमेंट हमारा इंडिपेंडेंट हो गया। अब यहां पे कुछ भी नहीं करना, हम सिंपल रिग्रेशन को रन कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक में हम लोगों को चाहिए आर स्क्वायर चेंज, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, कॉन्फिडेंस इंटरवल 95%, सिंपल प्रेस कंटिन्यू एंड ओके। तो हमारे सामने रिजल्ट आ जाएगा। वही 3 टेबल, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक उसने निकाल दी, व्हाट इज द मीन एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन निकाल दी, वही जो हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट की थी, 0.578 एसोसिएशन है, सिग्निफिकेंट है, 200 का सैंपल है। मॉडल समरी, मॉडल समरी भी बेसिकली स्कैटर डायग्राम में हमारा जो लीनियर की रिलेशनशिप निकला था वही देखें यहाँ पे रिलेशनशिप आ रहा है। तो क्यों हम लोग डायरेक्ट लीनियर पे भाग जाते हैं? उसकी रीजन कि जो पिछले जितने भी टेस्ट होते हैं ना वो रिग्रेशन ने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट किए हुए हैं, लेकिन हमने वो अपने थीसिस को वर्ड्स और नंबर ऑफ पेजेस बढ़ाने हो तो फिर वो दरमियान वाले साइड टेस्ट को पुट किया जा सकता है, वरना जो रिग्रेशन का एनालिसिस है वो आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में यूनिवेरिएट एनालिसिस भी रन करता है, वो आपका बाइवेरिएट एनालिसिस भी रन करता है, वो आप लोगों का मल्टीवेरिएट एनालिसिस भी रन करता है, वो आप लोगों का मीन डिफरेंस टेस्ट भी रन करके देता है, ताकि आप लोगों पर मुकम्मल एविडेंस हो। इट इज द ब्यूटी ऑफ SPSS कि वो सारी चीजें निकाल के दे रहा है। आप कुछ भी ना कैलकुलेट करें, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट डालने, अगर डाटा ठीक होगा तो रिजल्ट ठीक आ जाएंगे आप लोगों के। सिर्फ आप लोगों को उन वेरिएबल्स को कंप्यूट करना होगा। तो ये आपके सामने पहली स्टैटिस्टिक डिस्क्रिप्टिव मतलब यूनिवेरिएट बाइवेरिएट एनालिसिस है। अब आते हैं मॉडल समरी में। मॉडल समरी आ रही है 0.578, आर स्क्वायर चेंज आ रही है 0.335
और ये 335 में से ये मॉडल 33% कंट्रीब्यूट कर रहा है, 67% इसके अलावा वेरिएबल्स हैं जो कि सेल पे इंपैक्ट डाल सकते हैं। और मैं आपकी इत्तला के लिए बताता चलूं, अगर आप ये जो वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा है 0.335, अगर आप क्या करेंगे, एक मेटा एनालिसिस कंडक्ट करें और कोशिश करें कि सेल की इन्हांसमेंट पे आज तक कितनी स्टडीज हुई हैं, तो मेरे मुताबिक वो उनका मैक्सिमम वेरिएंस एक्सप्लेन हुआ होगा 71%, 72%, 75%। तो वेरिएंस एक्सप्लेन बाय 75%, आज के कितना 75%। अगर आप ऐसा वेरिएबल उस थ्योरी में इंटीग्रेट कर दें कि आपकी आस्के चेंज वैल्यू डाटा बिल्कुल ठीक हो और आप उसको साबित कर सकें 3, 4, 5 घंटे की सेटिंग से डाटा लेके, वो वैल्यू आपकी 0.75 से इनहांस कर जाती है, इट मीन आपकी पीएचडी हो गई कि आपने एक नई सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दे दी है। मतलब किस तरह पीएचडी को डिसाइड करते हैं कि पीएचडी हो गई, अल्टीमेटली आपने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है, या तो नॉलेज में कंट्रीब्यूट करें, कुछ स्केल में कंट्रीब्यूशन करें, कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें। तो ये जो कंट्रीब्यूशन होता है आर्ट्स के चेंज को इन्हांस करना। अभी आप जैसा जिसमें अगर मेरे को 33 आ रहा है, मैं तो 45 कर दिया, मुझे पीएचडी मिलने चाहिए, तो इस तरह तय नहीं होता वो, बल्कि जितनी दुनिया की रिसर्च हो चुकी है वो सारे के सारा डाटा एनालिसिस, डाटा को हमें उठाना है, मेटा एनालिसिस करना है, ये देखना है कि मैक्सिमम फैक्टर कितने हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं अपनी फील्ड के बारे में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन को, लेटेस्ट नॉलेज को लेना चाहते हैं, तो आप गूगल पे जाएं और अपने इस वेरिएबल के नाम लिखते सिंपल एक मेटा एनालिसिस, जितनी स्टडी आज तक हुई है वो सारी सम अप करेगा। जिस तरह मेरा ई-टेक्स्ट पे है, मैंने उस पर भी स्टूडेंट से मेटा एनालिसिस करवाया कि रात तक जाके मैं एक एक पेपर सर्च करूँ कि कितनी स्टडी इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट सिस्टम पे हो चुकी है। मैंने मेटा एनालिसिस का लिख रहा हूँ, 2017 के अंदर हम उसको पब्लिश करवा देंगे। उसका फायदा क्या होगा कि आपका टाइम बच जाएगा, आपको 2016 तक जितनी स्टडीज है वो सारी सम अप हो जाएंगी। उन स्टडीज के अंदर बताया होता है कि मैक्सिमम स्टडीज में कितना वेरिएंस एक्सप्लेन हुआ, कितना आज के चेंज आया। आप उस बेस के ऊपर कोई ऐसा नया वेरिएबल इंटीग्रेट करें उसके अंदर, अगर आज के चेंज की वैल्यू बढ़ जाती है तो इट विल बी योर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, आपको पीएचडी के लिए एलिजिबल है इस बेस के ऊपर। तो बेसिकली बात क्या रहा था कि आर इज द कोरिलेशन, आज के चेंज का स्केयर आ गया, या आपका कितना वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा है। तो मॉडल समरी बेसिकली इज अ मॉडल फिट, इसको सिग्निफिकेंट होना चाहिए। अगर ये सिग्निफिकेंट है तो आप जो भी रिलेशनशिप टेस्ट करना चाह रहे हैं, जो आपने अज्यूम किया है या जो आपने डाटा कलेक्ट किया, ये स्टैटिस्टिकली फिट है। हाँ, ये रिलेशन पाया जाता है, इस रिलेशन के रिजल्ट पर रिलाई किया जाता है। ये हमें कौन बताता है? मॉडल समरी। और इसमें वैल्यू चेक करनी होती है एफ चेंज को सिग्निफिकेंट है कि नहीं सिग्निफिकेंट। बाकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 इसको लेके चलेंगे। ये इन डेप्थ की चीजें जो कि स्टैटिस्टिशियन से रिलेटेड है, हमारे रिलेटेड है कि मॉडल फिट है कि नहीं, तो दैट शुड बी सिग्निफिकेंट। सेकंड है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस भी इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा होता है, मॉडल समरी को कर रहा होता है। अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन स्लाइड्स के अंदर आप लोगों के लिए डाली है, क्योंकि अक्सर लोगों को इश्यू होता है कि हमको एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी दें, रिग्रेशन में लिखने में इश्यू आता है। तो ये कोरिलेशन हमने जो भी स्कैटर प्लॉट के थ्रू हमने लाइन को चेक करने की कोशिश की। ओके, ओवरऑल मॉडल फिट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अब ये बताते क्या है, आर स्क्वायर की मैंने आपके लिए शामिल किया। आल्सो कॉल्ड मल्टीपल कोरिलेशन आर द कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन is the percent of the variance in independent explained uniquely or jointly by the independents। अगर आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो एक अकेले की कंट्रीब्यूशन है, अगर मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उनकी कंट्रीब्यूशन कितने परसेंट मिलके उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो जस्टिड आर स्क्वायर, उसको जस्ट किया जाता है, उसके अंदर नॉर्मल एडजस्टमेंट होती है, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन को कंट्रोल कर लिया जाता है। तो कहता है जस्टिड आर स्क्वायर इज एन एडजस्टमेंट फॉर द फैक्ट दैट व्हेन वन हैज ए लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इट इज पॉसिबल दैट आर स्क्वायर विल बिकम आर्टिफिशियली हाई। इट इज पॉसिबल। तो उस सूरत में जब आपका एक डिपेंडेंट है ना, तो आप आर स्क्वायर रिपोर्ट करें। जब आपका काफी सारे इंडिपेंडेंट है, फिर आप आर स्क्वायर के रिजल्ट के साथ साथ एडजस्टेड आर स्क्वायर को भी रिपोर्ट करें, क्योंकि फिर लोगों को स्टैटिस्टिशियन कहते हैं ये तो भाई आपका इसलिए ज्यादा आ रही है। देखिए पीएचडी का मामला है ना, आर स्क्वायर में पीएचडी का मामला है, तो पीएचडी इन्वॉल्व, तो उसमें कहते हैं फिर आर स्क्वायर फिर एडजस्टेड आर स्क्वायर। तो जब ज्यादा इंडिपेंडेंट होंगे फिर आर स्क्वायर के साथ हम किसको रिपोर्ट करेंगे? एडजस्टेड आर स्क्वायर। व्हेन दीज आर द मेनी इंडिपेंडेंट एज केस इन द सैंपल, आर स्क्वायर विल ऑलवेज बी 0.10। मतलब वो क्या कह रहा है, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है एडीफील्ड ने लिखी है कि जब आपके नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स एंड नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट एंड नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल हो जाएंगे, तो आपकी आर स्क्वायर 1 पे चली जाएगी।
इसका मतलब देयर इज ए सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन नंबर ऑफ वेरिएबल एंड नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट। इट मीन कि अगर आपके 200 नंबर ऑफ वेरिएबल है तो फिर आप लोगों का डाटा भी 20,000 का होना चाहिए, वरना तो आप कहेंगे 200 में स्टडी के वेरिएबल है, 200 मेरे वो नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट है, तो फिर आपकी तो रिग्रेशन कोरिलेशन सारा कुछ खत्म, आपकी आर स्क्वायर चेंज जैसी आर स्क्वायर कितना चला जाएगा 1 पे। इसलिए कहा जाता है जब एमोस को हम रन करते हैं कि स्ट्रक्चरल क्वेश्चन मॉडलिंग में एटलीस्ट अगर आपके 10 से 12 वेरिएबल है तो आपका 200 तक जाता है। लेकिन जैसे ही आपके एमोस में शिफ्ट होते हैं तो उसमें उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा हुआ है कि आप लोग एटलीस्ट अगेंस्ट एवरी कंस्ट्रक्ट 10 रिस्पोंडेंट कैलकुलेट करने हैं। अगर आपकी स्टडी में 50 क्वेश्चन है 500 का डाटा लें, कम से कम 250 लो है, बाद में 5। ये क्लाइंट की स्टेटमेंट है, ये मैं एमोस के अंदर आपको रेफरेंस दूंगा। बिसाइड्स दैट मेरा एक खूबसूरत सा और अपने वो पोस्ट करता हूँ थीसिस नेट पे अवेलेबल, उसमें ये सारे रेफरेंस डिटेल में डिस्कस हैं। एटलीस्ट उसमें डाटा एनालिसिस में ये सारी चीजें डिस्कस हैं कि एमोस को क्यों यूज करना चाहिए, सोशल साइंस में एमोस का क्या रोल है, किस प्रोफेसर को फॉलो करना, वो डेप्थ में है। और अभी एक रिसेंटली मैंने एक दोस्त का थीसिस को राइटर को रिव्यू करा तो उसके अंदर मैंने काफी इन्हांस किस्म की डाटा एनालिसिस लिखा, सिर्फ इसलिए कि जब वो जैसे ही वो 2-3 माह में नेट पे अवेलेबल होगा तो आपको मिल जाएगा। बिसाइड दैट मेरा एक अलहदा से लेक्चर रिकॉर्ड है और ये आने वाले दिनों में ये दोबारा लेक्चर देने वाला हूँ। पहले वो स्टूडेंट्स के लिए था, अब वो स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए बाद में ट्रेनिंग के बाद मैंने शामिल नहीं किया, जो सिर्फ होगा हाउ टू राइट डाटा एनालिसिस राइट अप। वो बकायदा एक लेक्चर है, उसमें नोट्स में आपको मैनुअली दूंगा, उसमें ये सारे रेफरेंस के साथ डिस्कस हैं। तो बेसिकली बात ये कह रहा हूँ कि आप इस चीज को जरूर समझिए कि अगर नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट ज्यादा होना चाहिए। जो ये कहते हैं ना कि आपके स्टडी में 25 वेरिएबल हैं तो आप लोगों का 200 के रिस्पोंडेंट पे एनालिसिस हो जाएगा, तो ये गलत बात है। आपको एटलीस्ट ये ज़हन में रख के चलिए कि 10 रिस्पोंडेंट इन ईच केस, 10 रिस्पोंडेंट इन ईच क्वेश्चन। जितने भी लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, बाद लोगों का ख्याल है कि नंबर ऑफ वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय 10। नो नो नो, एक वेरिएबल के 10 क्वेश्चन हैं तो 10 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 10 आपको 100 का डाटा चाहिए होगा। लेकिन जब आपके मल्टीपल वेरिएबल होंगे तो मल्टीपल डाटा चाहिए होगा। तो इसका मकसद ये मतलब ये हुआ कि आपको जितने क्वेश्चन है मल्टीपल 10 लेके चलना है। और रेफरेंस क्लाइन है, क्लाइन ने स्ट्रक्चरल क्वेश्चन मॉडलिंग में बुक लिखी है, KLIEN क्लाइन, इसने बुक लिखी है। और ये रेफरेंस मैं आपको अगर डाटे में डाल के दे दूंगा आप लोगों को ताकि आप उसको एक्सेस कर सकें। वैसे अगर आप इसके ऊपर डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं, रिग्रेशन के ऊपर, मीडिएशन, मॉडरेशन और स्ट्रक्चरल क्वेश्चन मॉडलिंग के ऊपर, तो डेविड कैनी की वेबसाइट है, डेविड कैनी मीडिएशन लिखेंगे तो नेट पे उसकी वेबसाइट मिल जाएगी। उसने इन डेप्थ में जाके मोस के बारे, LCM के बारे में और रिग्रेशन के बारे में, मीडिएशन के बारे में, मॉडरेशन के बारे में रिसर्च किया। और अगर उसकी वीडियो लेना चाहते हैं, वो चैरिटी मांगता कुछ, वो मैंने चैरिटी के बगैर भी वीडियो मिल जाती है, उसने बड़ी डेप्थ में डिस्कस किया। और आजकल तो सेज वालों के साथ मिलकर इन लोगों ने एक नई सीरीज स्टार्ट कर दी है, स्ट्रक्चरल क्वेश्चन मॉडलिंग सीरीज, जिसके अंदर उन लोगों ने बुक्स दे रहे हैं। एक प्रोफेसर सिर्फ कंफर्मेटरी इफेक्ट एनालिसिस पे बोलता है, एक प्रोफेसर सिर्फ PFA पे बोलता है, एक जो वो मल्टी लेवल मॉडलिंग पे बोलता है। तो उन्होंने मुख्तलिफ बुक्स देना शुरू कर दी है। अब चूंकि वो थोड़ी सी स्टैटिस्टिक इन्वॉल्व होती है तो हम थोड़े से भागते हैं दूर उनसे, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों की स्लाइड अगर मिल जाए किसी तरीके से, आई एम आल्सो इन तो हम उनको जरा कंप्रीहेंसिवली पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैंने जब चीजें पहले पढ़ी हुई है तो दोबारा उनको पढ़ने के मैं नई चीज देखने की कोशिश करता हूँ। फिर अगर आप लोगों के पेपर पब्लिश है, ठीक है, नहीं पेपर पब्लिश है, तो रिसर्च गेट पे कौन बने? रिसर्च गेट एक फोरम है प्रोफेशनल का, लिंक्डइन भी फोरम था, आज से 3 साल पहले मैं बड़ा उसमें डिस्कशन में लेता था, लेकिन वो हर कोई बंदा आ जाता था उसमें। रिसर्च गेट में वही बंदा आएगा जिसके पास किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट का ID या उसका रिसर्च पेपर पब्लिश होगा। आप वहां पे इससे क्वेश्चन करें, दुनिया के बड़े बड़े लॉरेट्स जो हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, जो एथन जिनको हम नाम देते हैं, वो आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मेरे भी क्लाइंट वो लोग मेरे पास चल के आते हैं कि मैं उस पर लोगों का रिप्लाई करता हूँ। आप सब क्वेश्चन करें, आपको जनाब 4 कमेंट आएंगे जिसमें आपको वैल्यूएबल रिसोर्सेज शेयर किए होंगे। बल्कि आज भी हम वाइस SCM, एक तो मेरा देना, लेकिन मैं आपके साथ 2 रिसर्च पेपर शेयर करूंगा, तो उसके अंदर डेप्थ में शेयर किया होगा क्यों हम SCM को अप्लाई करें। ये PhD लोगों का एक चैप्टर बकायदा वो 2 पेपर में से निकल आएगा। When used for the case of few independent ask जैसे ask will be closed, कहता अगर few cases आपके हैं तो आपका R और ask क्लोज होगा, अगर ज्यादा केसेस हैं तो ask आपको और जैसे ask में डिफरेंस होगा। मोर देन 10 ना,
वैसे वो 20 के साथ आया था, लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया, वो 15 के साथ आया, लोगों ने क्रिटिसाइज किया 10 पे आया, लोगों ने क्रिटिसाइज किया 5। अब खुद लोग कहते हैं कि एटलीस्ट अगर आपके क्वेश्चन 10 है फिर तो 5 क्वेश्चन है, तो एमओएस के अंदर अच्छे रिजल्ट लेने के लिए 200 का मिनिमम सैंपल चाहिए। देखिए आपके ये मॉडल है, मार्केट ठीक नहीं है। अब ये आपका वेरिएबल है परसीव यूजफुलनेस, परसीव ईज ऑफ यूज, इंटेंशन। इसके 3 क्वेश्चन है, इसके 3 क्वेश्चन है। ये मैं मोस की शक्ल बना रहा था, आपको अंदाजा हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वेरिएबल 3 है। लोग कहते हैं कि 3 वेरिएबल है, तो आप मल्टीपल 20 60 रिस्पॉन्डेंट केस ले जिनका ख्याल है। मैं बताता चलूं, अगर आप एसपीएसएस में एनालिसिस रन करना चाहते हैं तो ये कोई थ्योरी श्यूरी नहीं कि वेरिएबल की बेस पे नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट को तय किया जाए। एसपीएसएस में रन करना है तो आपको पावर कैलकुलेट करनी पड़ेगी, आपको पावर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मैंने एक बुक में पढ़ा था कि उन्होंने लिखा हुआ था कि नंबर यानी हमने वेरिएबल्स के साथ उसको 10 या 15 से मल्टीप्लाई करना है। वो मैं पढ़ लूंगा, वो वेरिएबल नहीं है, वो लोगों ने गलत कंसेप्ट दिया है, वो नंबर ऑफ इंडिकेटर्स हैं। जब एसपीएसएस में एनालिसिस करना है तो वो पावर एनालिसिस होता है। पावर एनालिसिस होता है ऑन द बेस ऑफ रिलायबिलिटी। वो रिलायबिलिटी हम वैल्यूज देखते हैं कि हमारी जो रिग्रेशन मॉडल है उसमें कितना रिलायबिलिटी की वैल्यू है, वो रिलायबिलिटी की वैल्यू को हम लोग उस पावर सॉफ्टवेयर में डालते हैं। एसपीएसएस का भी पावर एनालिसिस सॉफ्टवेयर है, तो वो हम लोग, मैं क्यों नहीं हम सिखाते, क्योंकि जनरली ये रिसर्चर का आपस में एग्रीमेंट हो चुका हुआ है। वो पावर जो सॉफ्टवेयर देते हैं ना वो 190 180 176 185 की देते हैं। तो हमने कहा कि हमें जब भी रिग्रेशन में एनालिसिस रन करना है मिनिमम 200 रिस्पॉन्डेंट चाहिए, बंदा वो पावर के चक्रों में जाए ना, वरना वो आपको बड़ी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन साथ में लिखनी पड़ती है। तो आप उसको कहते हैं हमने 200 का रिस्पॉन्डेंट साइज दिया, क्योंकि जब रिस्पॉन्डेंट कम होते जाएंगे रिलायबिलिटी के इशू आते जाएंगे, वो पावर एनालिसिस लगता है। लेकिन जैसे ही आप स्ट्रक्चरल क्वेश्चन मॉडलिंग एमओएस में, पीएलएस ग्राफ में या एससीएम स्मार्ट प्लस में एंटर होते हैं, फिर आप लोगों को देखना ये कि हर वेरिएबल के नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं। डेमोग्राफिक्स की बात नहीं कर रहा, वो नंबर ऑफ वेरिएबल जो आपकी स्टडी में है। तो मेरी स्टडी में ये 2 थे, इसके पीछे 4 थे, 4 मल्टीप्लाई हल के 3 क्वेश्चन थे, 12 और ये 3 3 6 और 4, मतलब ये खुद ही वो बन रहे हैं 22। तो मैंने मल्टीपल 10 किया। कैसे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाते हैं? क्वेश्चन 10 है तो उसके बाद फिर आप बता रहे हैं वो सिंपल है ना। अभी आपके सामने यहाँ कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 10 है ना। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए? 100। पर हमें एटलीस्ट कितने का डेटा चाहिए? 200 का। अगर जैसे ही आप लोगों के फर्स्ट का क्वेश्चन है आपके 32 35, तो आपको कितने का डाटा चला गया? 350। वो फिर उसके साथ तैयार था, लेकिन 200 से जैसे ही कम आएंगे हमें एटलीस्ट 200 चाहिए होंगे, वरना हम एनालिसिस नहीं कर सकते। इन सम केसेस, बात केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें डाटा नहीं मिलता, हम परेशान हो जाते हैं। उस सूरत में हम लोग फिर क्या करते हैं? बूटस्ट्रैपिंग के ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये बात कर रहे थे कि आप लोगों को डिपेंड करता है। तो एसपीएसएस में आपने करना है तो पावर एनालिसिस है, वरना 200 वाला सेम बिठाएं। मतलब आपके लिए जिंदगी आसान कर रहा हूं ना, कि आप लोग अगर किसी स्पेसिफिक स्टैटिस्टिक के सॉफ्टवेयर में जाए और घुसे उसकी बात करें, कहां से डाटा लिया था, लोग किस तरह के थे, कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक अप्लाई की, पावर एनालिसिस कैसे कैलकुलेट करना। तो मैं यूनानिमसली बता रहा हूँ कि 200 का डाटा इनफ है। लेकिन जब आपके नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट क्वेश्चन बढ़ते चले जाएंगे, इंफ्लुएंस को कायम रखने के लिए आपको फिर बढ़ना है। तो फिर क्लाइंट के मुताबिक मैंने बोला मल्टीप्लाई बाय 10। अगर जितना ज्यादा अच्छा डाटा हो जाएगा, उतनी ज्यादा रिलायबिलिटी की वैल्यू कंट्रोल में आती जाएगी। कम डाटा कम रिलायबिलिटी की वैल्यू कंट्रोल, ज्यादा डाटा ज्यादा रिलायबिलिटी की वैल्यू कंट्रोल। अल्टीमेटली आपने अपने रिसर्च को जनरलाइजेबल बनाना है ना, बाकी लोगों को इसका इन्फ्लुएंस को लेके जाना है कि इस रिसर्च को आपने बाकी सेटिंग पे अप्लाई करना है। तो उसका मतलब आपके पास जितना अच्छा डाटा होगा, जितना ज्यादा लोगों का डाटा होगा, आप ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। मैक्सिमम लिमिट भी है? नो मैक्सिमम लिमिट नहीं है, यही क्वेश्चन का बराबर है। मैक्सिमम लिमिट, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे डाटा की हद बोलते हैं इसे, कि डाटा हंस के मिल जाता है। तो वो भी मेरा मैक्सिमम स्टडी का डाटा जो मैंने अभी तक मैंने जो कलेक्ट करवाया है, जो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था और बड़ी मेहनत करवा के वो हमें
1000 का टारगेट रखा था तो 530 520 क्वेश्चन मिले थे और ये वो चीज में इंतहाई आसान क्वेश्चन थे और पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉइज जो है वो अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना, उनसे हमें किसी भी दफ्तर में जाएंगे डाटा मिल जाएगा, इसके बावजूद वो डाटा जो था ना मिला था। और इसमें ये नहीं कि अब मैं पूरे पाकिस्तान को लेके बैठ जाऊँ, आई एम नॉट गोइंग टू डू सेंसस, आई एम डूइंग सैम्पलिंग। तो इसका मतलब ये है कि आप जिस एरिया में रहते हुए हैं तो वहां पे क्या रिस्पांस आता है। तो जनरली 70% 65-70% रिस्पांस रेट होता है जो भी आपका टारगेट होता है। अल्टीमेटली अब ये नहीं है कि आपके 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं, नंबर ऑफ इंडिकेटर्स हैं, मल्टीपल 10 350 मिनिमम अचीव होने चाहिए। आपको उसके अगेंस्ट में 600 क्वेश्चन मार्केट में डिप्लॉय करना पड़ेगा ताकि उसके अगेंस्ट में ये फिगर आ जाए। अगर कम भी आ जाती है तो फिर हम खामोश हो जाते हैं कि क्या करें कि वो क्वेश्चन अनयूजेबल रिस्पांस था, मिसिंग वैल्यूज की कम नहीं दे सके। सर मेरे जो रिसर्च है उसमें मेरे 52 क्वेश्चंस बन गए। हाँ और वो है मतलब कि बच्चों के ऊपर है कि और उनके पेरेंट्स से फिल करवाना, तो मुझे तो बड़ा मसला पड़ा कि वो उनके पेरेंट्स से फिल करवाने में और उसमें तो मेरे बड़ी मुश्किलों से 328 हुए। हाँ तो ऐसे है ना, उसको जस्टिफाई करें आपकी सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी थी जो क्वेश्चन है फिल करवाने की, जी। सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी थी? अगर तो देखिए सैम्पलिंग टेक्निक आपने लेट्स सपोज यूज किए क्लस्टर सैम्पलिंग या क्लस्टर छोड़े इसमें स्ट्रेटिफाइड में आ जाते हैं या आपकी क्लस्टर है, तो उस सूरत में क्या होता है कि हम जब बाउंड होते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में तो हमें अगर वो डाटा नहीं भी देते लेकिन हम ये बिलीव करते हैं क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक थी, इसमें तमाम रिस्पॉन्डेंट का पता था, अगर वो हमें 150 रिस्पॉन्डेंट डाटा देंगे तो हम फिर भी रिसर्च के रिजल्ट को जनरलाइज करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स के अंदर कम डाटा भी ज्यादा रिलायबल होता है क्योंकि आप अपने टारगेट रिस्पॉन्डेंट पे एक पर्टिकुलर मेथड के थ्रू पहुंचे, आपको पता था कि आपके रिस्पॉन्डेंट की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन जब आप नॉन प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो वहां पे ज्यादा डाटा रिक्वायर्ड होगा, वहां पे इस तरह नहीं चलेंगे। अगर नॉन प्रोबेबिलिटी में आप किसी से भी पेरेंट्स के पास जाते हैं डाटा उठा लेते हैं, ठीक है ना, वो डाटा आपकी वो कैरेक्टरिस्टिक कुछ नहीं करेगा। बेसिक रिसर्च का मकसद क्या होता है कि हमने वो जो थ्योरी जो हम समझते हैं, वो जो प्रॉब्लम है, वो जो फिनोमिनन है जो डाटा के अंदर एग्जिस्ट करता है, उसको प्रेजेंट करना है कि भाई सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है, ये वाला इसके अंदर एक स्टोरी पाई जाती है। लेकिन जब आप लोगों की सैम्पलिंग टेक्निक स्ट्रांग होगी तो आप कम रिस्पॉन्डेंट पे भी मैं रिलाई करूंगा, बीइंग मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। और जनरली याद रखिएगा अच्छी रिसर्च हमेशा सैम्पलिंग डाटा एनालिसिस एक स्किल है, लेकिन सबसे पहले कि हाउ यू हैव सिलेक्टेड द रिस्पोंडेंट, ये सबसे बेटर चीज है, उसमें सैम्पलिंग टेक्निक आती है। हम बात करेंगे करते हैं ना प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करेंगे, सैम्पलिंग डाली, ब्रांच उड़ा ली, उसके रिजल्ट पर लाइन नहीं जाता। क्यों नहीं हमारी रिसर्च अच्छे जर्नल में पब्लिश हो रही? क्योंकि वो कहते हैं यार कहाँ से डाटा उठा के लेते हैं, पता होता नहीं कौन सी कैरेक्टरिस्टिक किन लोगों से डाटा है। हम लोगों ने कभी डाटा कलेक्ट करते हैं सोचा कि उसकी फैमिली का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, उसके जॉब लेवल क्या है, हमने कभी उन फैक्टर्स को देखने की कोशिश ही नहीं की है। जिस कंपनी के अंदर 6 सिग्मा एम्प्लॉय हुआ है और जिस कंपनी के अंदर आईएसओ सर्टिफिकेशन है, दोनों में डिफरेंस है। हम ये नहीं कह सकते जिसके पास आईएसओ की सर्टिफिकेशन है वो ज्यादा अच्छी कंपनी काम करती है, जिसके पास 6 सिग्मा नहीं है वो अच्छी काम नहीं करती है। इसका मतलब ये है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। जब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक लगाते हैं तो उस वक्त हम लोग सैंपल को उसकी आपस में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक की बिना पे सिलेक्ट करते हैं। लेकिन जब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक लगाते हैं हम लोग, उसमें हम लोग उनकी कैरेक्टरिस्टिक की बिना पे नहीं देखते, उसमें हम देखते हैं हमारी कन्वीनियंस क्या थी। स्नोबॉल सैम्पलिंग में चले जाएं, वो आपको रेफरेंस गाइड करता है जी फलां मेरा दोस्त जो है क्वेश्चन फिल कर देगा। तो नॉन प्रोबेबिलिटी बड़ी को वजूहात होती है जिनकी बिना पे मिल जाना चाहिए, लेकिन हम कॉमनली यूज करते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक। ये आपकी assumption like ये fulfill नहीं होती 200 requirement, like मैं करता हूँ पेशेंट्स का डेटा, तो उस केस में फिर हम नॉन पैरामेट्रिक एनालिसिस नहीं जो नॉन पैरामेट्रिक लास्ट में डिस्कस कर चुके हैं। अगर डाटा नॉर्मल नहीं है तो नॉन पैरामेट्रिक कैसे, अगर डाटा नॉर्मल है तो पैरामेट्रिक कैसे, और अगर वो आप उसके लिए भी जाएंगे लिनियरिटी में। अगर तो आपका लीनियर रिलेशन एक्सप्लेन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर लीनियर नहीं आ रहा, बाकी टेस्ट नहीं लग रहे, तो इसका मतलब ये कि आपको यहाँ से खातर का फायदा नहीं होने वाला। फिर आप एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनोवा, एनकोवा, ये जो टेस्ट है मीन डिफरेंस के टेस्ट हैं, आप फिर इनकी तरफ मूव करते हैं। हाँ सर, ये आरस्क्वायर की वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर आरस्क्वायर की वैल्यू हमारी 80% 90% आ जाती है तो अक्सर क्वेश्चन रेज होता है डिफेंस में, इतनी ज्यादा आरस्क्वायर क्यों? इसकी रीजन क्या होती है? 80% आरस्क्वायर आ रहा आपकी है, क्वेश्चन मुझे भी परेशान करती है। सर बिल्कुल गलत है, क्यों? मैनिपुलेट हुआ है डेटा। इस वजह से हम्म। सर
से बात करें, एक्चुअल डेटा पे भी इतनी आ जाती है। मैं बिलीव ही नहीं करता पाकिस्तान में आज की वैल्यू 60% से ऊपर जाए। मैं जाती एक्सपीरियंस हूँ, मैं इसमें किसी रिसर्चर की बात नहीं करता, मैं जाती एक्सपीरियंस है कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लुएंस प्ले करने की 60, 65, 68, मैं क्यों कह रहा हूँ कि जितनी भी रिसर्च दुनिया में है ना वो 70% तक अचीव कर रही है, 30% ऊपर नहीं जाया जा रहा अभी तक। और जिन लोगों को जाया जा रहा है, अगर उनका ऐसा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, उन्होंने वाकई कुछ स्किल, अगर तो वो कह रहे हैं कि हमने स्किल डेवलप किया है तो फिर मैं बिलीव कर सकता हूँ। अगर उनका स्किल डेवलप नहीं और एग्जिस्टिंग स्किल को यूज करते हुए आप वेरियस ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि देयर समथिंग एल्स, क्योंकि डाटा एक अलग थ्योरी है, लेकिन जो स्टैटिस्टिशियन है दे आर वेरी क्लेवर। इन लोगों ने ये जो टूल बनाए हैं आज के, ये इतनी जल्दी 80% पे नहीं होता, तो उसका मतलब ये है कि आप तो आप जो आजकल का कह रहे थे 33% है, फिर अगर वो इंटरनेशनल अगर 75%, उसके बाद फिर आप वो 76 भी हो सकता है, तो वो नहीं आप वो उसी लेवल की बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक जरूर क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, नंबर ऑफ वेरिएबल एंड नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स। अगर वेरिएबल ज्यादा हो सकता है, वेरिएबल 70 वेरिएबल को स्टडी की हो और 200 लोगों से डाटा लिया हो तो आज के कम ज्यादा आ रहा बनता ही है, तो उसका आप उसका रिलेशनशिप हो सकता है।